गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग इतिहास के नियमित श्रृंखला में उपस्थित हैं यहाँ पे। लेकिन आज की चर्चा यूनानी आक्रमण से हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दें, कल हमने वीडियो भी अपलोड किया था कि संस्थान में इतिहास ऑप्शनल वैकल्पिक विषय की कक्षाएं शुरू होने जा रही है 3 अक्टूबर से, राइट। तो आप अगर इच्छुक हैं तो आप हमें इस नंबरों पे कॉल कर सकते हैं 9058805376, 9415320270, 8081444560। इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको जो भी जानकारियां होंगी, जो भी क्वेरीज होंगी वो ज्वाइन करिएगा। और ये हमारा एकदम एलीट बैच है, खास करके यूपीएससी के लिए और यूपीएससी 2021 के लिए और पीसीएस 2020 के लिए, है ना। 6 मंथ का ये कोर्स होगा। एक नियमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। कल की आप वीडियो देखिएगा हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और बाकी अगर आपको अतिरिक्त क्वेरी है तो यहाँ तक जो है इन नंबरों पे आप कॉल करिएगा या व्हाट्सएप करिएगा, राइट। तो फिलहाल ये छोटी सी सूचना रही। आज हम लोग चर्चा करते हैं, अपने सीरीज को बढ़ाते हैं, और वो है यूनानी आक्रमण का प्रभाव। यूनानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण। और भारतीय इतिहास में इसका काफी इम्पैक्ट पड़ा, उसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट रहा। फिलहाल जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ, कल हमने आपको हकमनी आक्रमण के संदर्भ में बताया था कि किस तरह से अर्बेला के युद्ध के पश्चात जो सिकंदर का इम्पैक्ट था, सिकंदर का प्रभाव था, वो कहाँ तक पहुँच गया। जो ये ईरान, तुर्की, सीरिया वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, उन सारी चीज़ों पर सिकंदर का, अलेक्जेंडर या सिकंदर का प्रभाव हो चुका था। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर आने का मतलब है कि इसके बाद वो भारत की तरफ जरूर अग्रसर होगा, राइट। तो क्या था, पहले तो हम देखते हैं सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिमी भारत की क्या स्थिति थी और भारत की क्या स्थिति थी। तो अगर आपको याद हो तो मगध को केंद्र बना करके एक महाजनपद जो है वो साम्राज्य के स्तर तक विस्तृत हो चुका था। ये तो मगध महाजनपद की बात थी। लेकिन उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में हमें 28 राज्यों की सूचना मिलती है। एकदम 28 राज्यों को जानने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रमुख राज्यों की चर्चा भी हम कर दे रहे हैं, राइट। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है सिकंदर भारत की तरफ क्या करते हैं कि उद्यत होगा, राइट। तो पहली बात तो हम लोग पहला पॉइंट को जाने कि सिकंदर के बारे में जाने, अलेक्जेंडर के बारे में। कि फर्स्ट पॉइंट जो आपको जानना चाहिए वो ये कि क्या कहते हैं कि यूनान का शासक था ये। मकदूनिया भी लोग कहते हैं, यूनान का शासक। और इसके पिता का नाम तो मिलता है फिलिप, मिलता है, फिलिप का पुत्र था ये, फिलिप का पुत्र था, राइट। और अरस्तु इसके गुरु थे। व्यक्तिगत चीजें जानना जरूरी है। अरस्तु इनके गुरु थे। और भारत आने के पहले यूनान, सीरिया, तुर्की आदि क्षेत्रों पर इसका प्रभाव हो चुका था। तुर्की, ईरान भी कह लीजिए, अब ईरान पर अधिकार हो चुका था। कुछ तस्वीर क्लियर हुई। एक रोचक बात बताऊं कि इतिहास में, पूरे विश्व इतिहास स्तर पे देखोगे तो 5 महान शासकों का नाम मिलता है। कौन कौन से हैं? एक तो आपको सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसके बाद अशोक महान, हम टाइम पीरियड वाइज लेके चल रहे हैं।
अशोक महान। उसके बाद कौन है आपका पीटर पे नहीं जाइए, पहले एक और है भारत में मध्यकाल में अकबर महान। इसके बाद रूस का पीटर महान, पीटर द ग्रेट। और एक तीसरा जो है नेपोलियन महान, नेपोलियन द ग्रेट। कभी पूछा जा सकता है कि कितने महान शासक हैं, तो जाहिर सी बात है इतिहास में इन 5 शासकों के नाम महान वर्ड लगा हुआ है, द ग्रेट वर्ड, और इनकी महानता का कारण भी अलग अलग है, हम चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये 5 महान का शासकों का जो रिज्यूम है किसी न किसी तरीके से आपको जीएस में भी पढ़ना है। इतिहास की तो बातें छोड़ दीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पीटर और नेपोलियन का टाइम पीरियड है, वो थोड़ा सा जरूर आपको पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो बात कर रहे हैं वो आपको दिख भी रहा है, साम्राज्यवादी शासक था ये। अशोक और अकबर की दूसरी वजह से नाम है, लेकिन पीटर औद्योगिकरण की वजह से, तकनीकों की वजह से जाना गया, ग्रेट कहा गया, और नेपोलियन को साम्राज्यवादी शासक के रूप में। तो सिकंदर की महानता का एक हल्की सी झलक आपको दिखा रहे हैं कि छोटी सी जगह का शासक होने के बावजूद इसने बहुत जल्दी यूनान, सीरिया, तुर्की, ईरान इत्यादि पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और फिर उसके बाद जो अर्बेला का युद्ध था, याद करिए जो हमने चर्चा किया था, अर्बेला का युद्ध, अर्बेला का युद्ध याद रखिए 331 ईसा पूर्व में, ये बहुत ही डिसाइडिंग था, राइट। और जिस समय वो भारत आया, वो वहां पे कई छोटी छोटी जातियां थी, जनजातियां थी, उनमें से कुछ के नाम हम आपको बता दें। जैसे कुछ के नाम बताऊं, जैसे नीसा, नीसा। अब देखिए 28 में नीसा ही क्यों जानी गई, आपको बता दूं, नीसा जो थी सिंधु और काबुल के बीच में था। ये पूछा तो नहीं जाना चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन, लेकिन आपको मैंने बता दिया सिंधु और काबुल के बीच में था। और ये इसलिए फेमस रही कि इसने स्वयं को यूनानियों का वंशज घोषित किया, स्वयं को यूनानियों का वंशज घोषित किया। किसने? यूनानियों ने, नीसा ने, और सिकंदर का साथ दिया। तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो है कि कौन सी जनजाति थी जिसने यूनानियों को, स्वयं को यूनानियों का वंशज बताया, तो वो हो जाएगी आपको नीसा जनजाति। इसी प्रकार एक राजा था तक्षशिला। तक्षशिला का बहुत ही है, पूछा भी जा सकता है। ये आपका जो था सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। लोकेशन बता दें, सिंधु एवं झेलम। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है 2 वजह से। एक तो तक्षशिला महाविश्वविद्यालय था, इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। महाजनपद काल में हमने हल्का सा बताया भी आपको। और यहाँ का जो शासक था वो था आम्भी। और वास्तव में आम्भी इसलिए फेमस है क्योंकि आम्भी ने सिकंदर से सहायता मांगी थी पोरस के खिलाफ। तो निश्चित रूप से पूर्व आप जानते रहिए, एक और राज्य था पूर्व, और पूर्व जो स्थित था वो था झेलम और चिनाब के बीच में, यानी सब वही सिंधु के आसपास ही थे, झेलम एवं चिनाब के बीच में। और इसका जो राजा मिलता है वो मिलता है पोरस, राइट। और इसके बाद कुछ कठ हैं, कठ भी झेलम और चिनाब के बीच में ही थे, इसी के लोकेशन में थे, है ना। एक नाम आता है पटलेन। पटलेन सिंधु के दक्षिण में था। हमने आपको कुछ बता दिया,
अगर कभी पूछेगा तो ये अनुभव है कि इसी के बीच में पूछेगा। कठ, कठ, हाँ ठीक है। अदरवाइज तक्षशिला को पूछ लिया, लोकेशन वही बहुत ज्यादा है। और इसके बाद अगर पूछेगा तो पुरु का या पोरस का पूछेगा। जाहिर सी बात है, ये 27-28 जो छोटे छोटे आपको राज्य यहाँ पे दिख रहे हैं, सब आपस में कॉम्पिटेंट होंगे। और जब ऐसी स्थिति होती है, कॉम्पिटेंट होते हैं, प्रतिस्पर्धी होते हैं, तो एक दूसरे का सहायता लेने में पीछे नहीं हटते हैं। और वास्तव में जब यूनान का शासक ये क्या कहते हैं कि सिकंदर, जो फिलिप का पुत्र था, वो भारत आया, तो सबसे पहले वो अलेक्जेंड्रिया आया, अलेक्जेंड्रिया, राइट। और उसके बाद फिर निकैया, और यहीं पर आकर के जो है वो क्या कहता है कि आम भी मुलाकात करता है किससे, सिकंदर से, और कहता है कि पोरस के विरुद्ध उसे सहायता दिया जाए। क्लियर है। और इसी समय एक और नाम आता है जो पर्वतीय राजा था, शशिगुप्त। किताबें कम लिखती हैं लेकिन जानते रहिए, दो ऐसे शासक थे, एक तो पोरस था और दूसरा एक शासक था, वो जो था क्या था, शशिगुप्त था। दोनों ने सिकंदर से यह रिक्वेस्ट किया कि पुरु के अगेंस्ट जो है, पोरस के अगेंस्ट उसे क्या किया जाए, सहायता दिया जाए। और आपको बताऊं, इसी के बाद जो है दो भागों में सेनाओं को विभाजित किया, किसने, सिकंदर ने। और फिर अंततः लोग मिले काबुल पे और झेलम का युद्ध हुआ। इसी के पश्चात हुआ झेलम का युद्ध, वितस्ता या झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध या झेलम का। कब हुआ, 326 ईसा पूर्व में। और अभी तक हमने डेट कभी नहीं कहा कि रटिए, लेकिन इस डेट को कहूंगा क्योंकि भारतीय इतिहास में 326 ईसा पूर्व वह डेट है जिसके बाद भारत में क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लेखन की शुरुआत हुई। तो झेलम का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में सिकंदर ने, या जो सिकंदर की सेना थी, वो इसमें जीता। हालांकि सिकंदर खुद नहीं था, उसकी सेनाएं थीं, और पोरस जो है वो पराजित हुआ। और इससे जो जुड़ी हुई वो है, क्या कहते हैं कि कहानियां हैं, वो आप जानते हैं। कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूले में लिखिए और आगे चीजों को समझ लीजिए। वास्तव में आम्बे भी था, सिकंदर की सेना के साथ ही था। और एक सिक्का मिलता है, आपको बताऊं, इस पूरे विजय के एक प्रमाण मिलते हैं, सिक्का संबंधी पर प्रमाण मिलता है। कभी यहाँ से प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। और इसमें क्या दिखाया हुआ है कि आम्भी जब वार करता है तो आम्भी पर पोरस द्वारा आक्रमण, तलवार चलाना। और वास्तव में ये युद्ध की घटना का अंकन है इसमें, जिसमें आम्बे ऐसे पोरस की तरह, पोरस जो है आम्बे की तरफ चल रहा है। तो कहा यह जाता है कि इस युद्ध के बाद जब उसको पकड़ा गया, पोरस को पकड़ा गया और सिकंदर के पास ले आया गया, तो सिकंदर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार हो। तो इसने बहुत ही कॉन्फिडेंस और निडर होकर के कहा कि जैसे कि एक पराजित राजा जो है पराजित राजा के साथ विजित राजा करता है। लेकिन चूंकि सिकंदर की नज़र थी भारत पे और उसको लगता था कि पोरस एक अच्छा मित्र हो सकता था, और अंततः जो है यह पराजय भी क्या हो गई कि मैत्री संबंध में बदल गया और सिकंदर ने पोरस का राज्य वापस कर दिया। ये तो कहानी है, लेकिन हमसे कहानियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो इस बिंदु को जानने की जरूरत है कि सिकंदर के द्वारा पोरस को पराजित करने का एक मुद्रा शास्त्रीय प्रमाण भी मिलता है, राइट। और आपको बताऊं कि इसके बाद सिकंदर का कठों से बहुत जबरदस्त संघर्ष हुआ। एक नाम आता है अश्वक का, ये भी कभी पूछा जाएगा, बताऊं आपको। अश्वक में जब अश्वकों के विरुद्ध लड़ रहा था कौन, सिकंदर लड़ रहा था, तो उसको कंधे पे चोट लग गई तलवार से। और उसके बाद सिकंदर ने कहा कि इस पूरे राज्य के जितने भी लोग हैं उनकी सबकी सामूहिक हत्या करा दिया जाए। निश्चित रूप से
यह बर्बरता है। और इस तरह ये एक सिकंदर की पर्सनालिटी पे भी आते भाई, आप लड़ेंगे तो चोट लगेगी ही लगेगी, लेकिन सारी जनता को मरवा देने का जो ऑर्डर दिया वो तार्किक नहीं था। लेकिन ये पूछा जा सकता है कभी कि अशोकों के विरुद्ध जो है ये आदेश उसने दिया था। एक और रोचक घटना बताऊं, कठ जनजाति से जब के सामने जब सिकंदर का मुकाबला हुआ तो सिकंदर हारते हारते बचा। और एक बार तो स्थिति ऐसी आ गई थी कि जैसे लग रहा था कि कठ घेर करके सिकंदर की हत्या ही कर देंगे, लेकिन ठीक उसी समय पर आम भी पहुंचा कौन, पोरस, और उसने कठों से बचाया। यानी कुल मिलाकर के जो मित्रता का फर्ज था वो मित्रता का फर्ज जो है वो क्या किया, अंततः उसने निभा ही दिया। क्लियर है? तो कहने का मतलब हमारे ये है कि ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, उन्हें आपको पता होना चाहिए। और इसी के बाद जो है सिकंदर की जो सेनाएं थी वो क्या थी, एक तरह से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और ब्यास नदी पर फिर उसे ब्यास नदी से वापस होना पड़ा, राइट। और उसकी जो अंतिम विजय थी वो पटलेन विजय मानी जाती है। तो अंतिम विजय को भी जानिएगा, पटलेन विजय। और जितना आपको तथ्य बता दे रहा हूं, आप यूपीएससी के लेवल पे किसी भी पेपर को उठा के लीजिएगा, इससे ज्यादा तथ्य नहीं मिलेगा। जो बस कहानी की तरह से इसको कॉन्सेप्ट की तरह से समझते चले जाइए, राइट। और मैं इसको भी आपको T20 सीरीज में तो आपको डिस्कस करूंगा ही करूंगा, राइट। फिर से एक क्वेश्चन वाइज रिवीजन हो जाएगा। तो ये रहा झेलम का युद्ध और सिकंदर की वापसी, ब्यास नदी से उसने ब्यास नदी से वो वापस हो गया। लेकिन आपको बताऊं, इसके बाद अगर देखा जाए तो सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव था, इसे हम लोग देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव, आपको एक रोचक बात बताऊं, जो V.A. स्मिथ ने किताब लिखी सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव, आइए ये आपसे कभी GS मेंस में भी पूछा जा सकता है। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ द अलेक्जेंडर्स इन्वेंशंस। वास्तव में V.A. स्मिथ ने एक किताब लिखी, किताब का नाम अगर आपको पता हो, पता है, नहीं पता है तो मैं लिख रहा हूं, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कभी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी, V.A. स्मिथ ने लिखी, 1904 में लिखी। V.A. स्मिथ ये एक IAS अधिकारी भी थे। V.A. स्मिथ IAS अधिकारी थे और इन्होंने अपनी 600-700 पेज की किताब में लगभग आधे भाग में तो सिर्फ इतना लिखा है कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या था, और ये बताने का प्रयास किया है कि जब यूरोप के लोगों से भारतीय और एशियाई लोगों का सामना हुआ तो उनकी सेनाएं एकदम से फिसडी रहीं और कि हिमालय से लेकर के क्या कहते हैं कि कन्याकुमारी तक समस्त जो है क्षेत्र है वो सिकंदर के प्रभाव में आ गया, राइट। आप जानते हो कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव कम से कम इतना तो कतई नहीं था, वैसे भी वो ब्यास नदी से वापस चला गया था। तो एक बड़ा रोचक है। और ऐसे लोग जो हैं, V.A. स्मिथ जैसे इतिहासकार, साम्राज्यवादी जो इतिहासकार हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ ये साबित करना है कि वो कैसे श्रेष्ठ थे, यूरोपीय कैसे श्रेष्ठ थे, इसको वो साबित करना चाहते हैं। फिलहाल इस दृष्टिकोण को ना भी माना जाए तो भी हम सिकंदर के आक्रमण के प्रभावों की बात कर लेते हैं। आइए, पहली चीज तो जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र था जहां पे आप 28 राज्य देख रहे हैं, वहां पर केंद्रीयकरण शुरू हुआ। यानी 28 राज्यों को उसने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। एक राज्य आंभी को दिया, एक राज्य दिया पोरस को दिया, जाहिर सी बात है सिंधु और झेलम के बीच वाला, और झेलम चिनाब के बीच में दिया, और सिंधु के जो उत्तर वाला पार्ट था, सिंधु नदी के उत्तर का पार्ट पिथोन को दिया। सिंधु के उत्तर जो है वो पिथोन को दिया, फिलिप को दिया, सॉरी नाम एकदम जानने की जरूरत नहीं है, ये पोरस हो गया, और एक दिया सिंधु के दक्षिण में, ये था आपका पिथोन, और एक हो गया आपका आंभी सिंधु और झेलम के बीच में, और ये झेलम और चिनाब के बीच में।
तो कम से कम अब जब मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का उदय होगा तो इन्हीं चारों को कवर करना होगा। 28 राज्य मिल करके किसमें चले गए, इन 4 भागों में बट गए। इसलिए उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में केंद्रीकरण हुआ। ये सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव आपको देख सकते हैं, राइट। आइए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। हमने यहाँ राजनीतिक देख लिया, घबराइए नहीं, इकोनॉमिक और सांस्कृतिक भी देखेंगे। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो जो ब्यास नदी के किनारे, ब्यास नदी पर एक तो उसने यज्ञ आदि किए, 2 नाम बनाया, एक तो था बाउकेफेला, बाउकेफेला कहा जाता है, उसके घोड़े का नाम था बाउकेफेला नगर, और दूसरा एक नगर बनाया उसने निकैया यानी विजयनगर। तो निश्चित रूप से शहरीकरण की प्रक्रिया भी हुई, राइट। राजनीतिक रूप से यह दिखाई दिया। तीसरी चीज अगर हम बात करें तो आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से पश्चिम का यानी यूरोप का पश्चिम के साथ व्यापार हुआ, ये दिखाई देगा। प्लस सिक्कों की ढलाई में, सिक्कों की ढलाई में भी इसका प्रभाव दिखाई दिया, खास करके जो द्रव्य था, है ना, सिक्का, उस तरह से उलूक शैली भी कहा जाता है कि उलूक शैली के सिक्के यूनानियों के संपर्क के बाद किए गए। इसके बाद अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सांस्कृतिक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो सांस्कृतिक स्तर पे देखें तो जो सप्ताह के दिनों का विभाजन है, सप्ताह के दिनों का विभाजन जो ग्रह स्तर के है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारी की सारी चीजें जो है इन्हीं से लिया गया। बाजार में कुछ ऐसे वर्ड आए, कुछ शब्द आए ऐसे कल्चर में, जैसे यवनिका, पर्दे के लिए युक्त हुआ, राइट, जो नाट्य पर्दा होता है यवनिका है। एक वर्ड आया यवन प्रिय, गोल मिर्च, जिसको आप काली मिर्च कहते हैं, यवन प्रिय वर्ड आया। तो निश्चित रूप से ये सारी बातें ये बताती हैं, शो करती हैं कि सिकंदर के आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव भले ही महत्वपूर्ण न रहा हो, उतना स्थायी न रहा हो, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उनका जो सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव था वो ज्यादा गहरा था। हो सकता है यही सवाल आपसे यूपीएससी में भी पूछ लिया जाए, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखने की जरूरत है। ये आपका कल्चरल आपको दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात जो हमारी नजर में आपको दिखाई देता है वो ये कि भारत में नियमित इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई। और मेरी नज़र से में यह इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू को या इतिहास के अध्येता को यह सबसे बड़ा पॉइंट दिखना चाहिए कि भारत में सिकंदर के आक्रमण के पहले तिथि को लेकर के, तिथिगत दृष्टि से आप उठा करके देखिए तो बहुत सारे विवाद रहे हैं। और याद रखिए, हमने हमेशा आपसे कहा है कि डेट नहीं पूछा जाता, और आप पेपर भी उठा के देख लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं पूछा जाता, इसलिए क्योंकि तिथियां स्वयं में ही स्पष्ट नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में भारत में क्रमबद्ध इतिहास लेखन एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है, राइट। तो ये आपने यूनानी आक्रमण पढ़ लिया, हकमनी आक्रमण पढ़ा। अब हम नेक्स्ट, एक तरह से पूरा रंगमंच तैयार है, किसका, पूरा ये रंगमंच तैयार है आपका मौर्य साम्राज्य का। कि यहाँ पे भी अब 4 बन गए, 2, 3 और एक ये लास्ट, और ये मगध महाजनपद है। चंद्रगुप्त मौर्य इन दोनों प्रक्रियाओं को मिला करके अंततः मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट यानी कल करेंगे, राइट। और आप तैयार रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो T20 सीरीज होगी वो किस पे होगी, वैदिक युग पे होगी। यहाँ पे भी हम 2 T20 तो कम से कम करेंगे ही करेंगे। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, उनसे हम यही कहेंगे कि इतिहास को कैसे सीखें, वहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने लगातार छोटे छोटे में एक सीरियल के रूप में आपको पढ़ाया हुआ है। 2-4 दिन भले लग जाएं, लेकिन उन्हें आप लोग देखिए,
उसके पॉइंट्स को नोट डाउन करिए और फिर उसी के आधार पर T20 श्रृंखला भी चल रही है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं और इन दोनों के बाद जीएस के स्तर पे आप लोगों को कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। राइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अपने भी जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों को इस मिशन से जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर कहीं भी कोई भी सूचना या स्टडी मटेरियल देना हो प्राप्त करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक इस पे हर वीडियो में दिया रहता है। राइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।